और एक बहुत बड़ी उलझन भी है। एज़ पेरेंट्स हम लोग को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम कैसे अपने बच्चों को उनके हेल्थ का हम कैसे ध्यान रखें जिससे वो कम से कम बीमार पड़े और एक बहुत अच्छे उनके हेल्थ का बहुत ही अच्छा फाउंडेशन वो डाल पाएँ और कुछ ऐसी नेचुरल तरीकों से वो ये अपब्रिंगिंग कर पाएँ, व्हिच विल कॉस्ट देम लेस और उसमें बच्चों का और उनका भी समय ज़ाया ना हो, क्योंकि बच्चा बीमार पड़ता है तो सभी का समय जाता है, बच्चे को तकलीफ होती है, हम सब घर वालों को, बड़ों को तकलीफ होती है। लॉट्स ऑफ हैसल्स गो ऑन और बाकी सारी जो लॉस ऑफ हमारी एक्टिविटी होती है, आउटडोर एक्टिविटी वो भी, स्कूल एक्टिविटीज़, academically, so there is a lot and lot of आई वुड से डेफिसिट, वर्क डेफिसिट और हेल्थ डेफिसिट। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इम्यूनिटी। जैसे हम सुरक्षा की बात करते हैं, हमारे घर की सुरक्षा हम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा ताला हम मजबूत वाला ताला अपने घर में बाहर बाहर से लगाते हैं जब भी बाहर जाते हैं या रात के समय अंदर से। वैसे ही हमारे देश की सुरक्षा भी हमें पता है सीआरपीएफ जवान लोगों पर कितना ज़्यादा खर्च होता है, ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, राइट? तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को की सुरक्षा को लेकर हम कितना अपना समय डालते हैं, कितना हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर इम्यूनिटी या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हम कितना ध्यान देते हैं। हमारी आँखें तब खुलती है जब हम या हमारा घर का कोई भी सदस्य और फिलहाल हम जब बच्चों की बात करें, जब तक वो बुखार से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए और बाकी इन्फेक्शंस हमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जैसे हम सभी ने सुना है कि दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होए। So with that thing in my mind, I have tried to put you across all these subjects, immunity से related, homeopathy, डाइट और आउटडोर एक्टिविटीज कैसे आप इन चीजों से अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. So here we have with us to focus on this topic, this subject, डॉक्टर शिल्पा घवगवे, माय फ्रेंड, और उन्होंने कई सारे सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से और शी इज़ अ सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर, फिजिशियन और उनके नागपुर ही नहीं बल्कि कई जगह शी इज़ रनिंग हर क्लिनिक्स, हैदराबाद, आलापल्ली, चंद्रपुर, वनी, पुणे, तो ये सारे जगह पर भी वो विजिट करती हैं। शी हैज़ अ ह्यूज पेशेंट नंबर जो इनसे काफ़ी तरह से लाभान्वित हो चुके हैं, तो क्यों ना हम तेजस्वी में भी उनसे कुछ ऐसी राय ले लें, कुछ ऐसी बातों को समझ लें, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो लेट अस हियर टू हर, लिसन टू हर और हम समझने की कोशिश करें व्हाट इज़ आई फॉर इम्यूनिटी. I welcome Dr. Shilpa Ghavgaveji on this platform once again. A very good afternoon. Hello, good afternoon, Dr. Good afternoon. Since long I am waiting for this session because this is my favorite subject. बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं होम्योपैथी से क्या कर पाऊँ, क्योंकि अभी के जनरेशन में जो चल रहा है, अभी की जनरेशन की जो इम्यूनिटी है वो हाफ हमने क्रॉस कर चुकी है, लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि कुछ हम नेक्स्ट जनरेशन के इम्यूनिटी के लिए कुछ कर पाए तो होम्योपैथिकली, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही इफेक्टिव होगा. नेक्स्ट जनरेशन हम आज देख रहे हैं, जब 60s के अबाउ जाके डायबिटीज होता था या ये होता था, हार्ट अटैक होता था, वो अभी 30s में आ गए. अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो नेक्स्ट जनरेशन को 25 में डायबिटीज और हार्ट अटैक आना यानी कोई आम बात हो जाएगी. तो व्हाट आई फील एकदम पर्सनली कोर से मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए होम्योपैथी से हमने कुछ करना चाहिए. उनका इम्यूनिटी आज इतना बढ़ा दे कि वो 80 तक के उनको कोई भी डिसीज छू ना पाए.
सो आई एम वर्किंग सिंस लॉन्ग, आई एम वर्किंग ऑन दैट कि थोड़ा बच्चों का जो यानी पेरेंट्स लोग का बच्चों के प्रति ये रवैया रहना चाहिए कि उन्होंने होम्योपैथी उनके हेल्थ के लिए ऑप्ट करना चाहिए। चाहे वो सादा फीवर है तो उसमें पैरासिटामोल लेके नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए उन्होंने होम्योपैथी के लिए आना चाहिए और उससे उनका इम्यूनिटी बढ़ा के उनको लड़ने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए। दिस इज माई अप्रोच टुवर्ड्स दिस टॉपिक, and now you just chosen this topic for me, so I am very much glad you give this type of platform to explain the homeopathy worldwide, right? So thank you very much. So shall I start my session or? We are waiting for it. Yes, yes. Okay. You all are excited. सो सभी विभूजनों को मेरा नमस्ते। मैं आपसे कई बार मिल चुकी हूँ और ये 1-to-1 हुए, काफी लोगों के मुझे फोन भी आ गए हैं एंड डॉक्टर रानी बुतड़ा की वजह से हमको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें सही में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे, भले ही इसमें एक इंसान क्यों ना देख रहा हो, ये विभू में एक इंसान क्यों ना रहे, लेकिन ये चीज हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैंने बाहर भी सुनी। अगर एक पेशेंट मेरे पास आए थे जो बोले अरे आपको मालूम है क्या वो ग्रुप विभू, हमने उसमें ये लेक्चर सुना था, बहुत ही अच्छा था। सो हाउ पीपल आर इंस्पायरिंग बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं अपने तहे दिल से चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म हमेशा कंटिन्यू रहे और डॉक्टर रानी मैम इसको आगे बढ़ा, चाहे इसमें प्लस रहे या माइनस रहे, ये हमेशा वहां पे होना चाहिए, पहले विश रहेगा हमेशा। सो नाउ टुडेस टॉपिक इज होम्योपैथी एंड इम्यूनिटी। एक्चुअली डॉक्टर रानी मैम ने बच्चों का इम्यूनिटी के लिए बोला है। सो व्हाट आई पर्सनली फील कि इम्यूनिटी इज समवॉट डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, योर सराउंडिंग, योर एटमोस्फियर। तो इसमें जो इम्यूनिटी वाला आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों से रिलेट नहीं करता है, वो उनके माओ से, उनके पेरेंट्स से, उनका ये टॉपिक का नाम है होम्योपैथी एंड इम्यूनिटी। सो वी आर सीइंग हियर द इम्यूनिटी एंड होम्योपैथी। आपने जो टाइटल दिखा इसमें मैंने होम्योपैथी को थोड़ा छोटा करके लिखा है और इम्यूनिटी को बड़ा करके लिखा है। सो इसके पीछे मेरा एक मकसद है कि होम्योपैथी भी छोटा है इम्यूनिटी के लिए। यू आर सेल्फ प्रोटेक्टर ऑफ योर इम्यूनिटी। आप अगर आपका इम्यूनिटी, आपका सेल्फ डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग रखे तो आपको कोई पैथी का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कैसे रखे, उसका सोल्यूशन क्या है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है एंड वही हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली मेरा तो होम्योपैथी है, छोटा जरूर रखा है लेकिन वहाँ पे रखा हुआ है मैंने। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ द होम्योपैथी एंड इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इम्यूनिटी का रियल मीनिंग क्या है? तो अगर सादे और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, मराठी और हिंदी में बोला जाए, तो ये एक सहन शक्ति है, बॉडी का सहन शक्ति। मेरे हिसाब से ये एक सहन शक्ति है बॉडी का, जो हमको सिर्फ और सिर्फ सहना नहीं, उसको किस तरीके से सहना है। कोई भी चीज अगर आती है, आउटडोर हाजार्ड्स आते हैं, कोई या तो चोर आता है, या तो बैक्टीरिया आता है, या तो वायरस आता है, या तो फ्लड आता है, इन सारी चीजों को हाउ वी आर मैनेजिंग, हाउ माई बॉडी इज मैनेजिंग, हाउ मैं उसको कैसे सहन करती हूँ, किस वे से सहन कर सकती हूँ, उसको कैसे रेजिस्ट करती हूँ, ये सारा चीज इम्यूनिटी में आता है। तो बॉडी का इम्यूनिटी का जब मैं डेफिनेशन, आई वॉज गोइंग थ्रू अ डेफिनेशन, सो आई चोजन 2 डेफिनेशन। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट, प्रोटेक्ट एंड बीइंग डिफेंसिव। तो इसको हिंदी में मैं बताना चाहूंगी कि जब भी एक इंसान, कोई भी यानी ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग एबिलिटी, हमारा जो कैपेसिटी है, कोई भी अगर वायरस आता है या तो बैक्टीरिया, जैसे आपने देखा अभी डेंगू बहुत चल रहा है, लेकिन इज इट मीन कि डेंगू हर किसी को अफेक्ट कर रहा है? बच्चों में बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन ऐसा है क्या कि डेंगू हर बच्चे को अफेक्ट कर रहा है? नहीं। इसमें क्या आता है, इस डेफिनेशन में मैंने दिया है कि इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो बच्चे का एबिलिटी है, उसका वो कैपेसिटी है
कि जो फर्स्ट टाइम रेजिस्ट करता है, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्ट, अगर बैक्टीरिया सामने आ रहा है तो वो उसको बाहर ही रोकने का कोशिश करता है, दैट इज रेजिस्टेंस। बाहर ही, मैंने अभी अंदर की बात ही नहीं की। अगर एक एग्जांपल दिया जाए, डेंगू आया है, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, डेंगू आया है, तो चारों के चारों बच्चे पहले उसको रेजिस्ट करने का ट्राई करते, रेजिस्ट यानी वो बाहर ही रहेगा, उसको अंदर आने नहीं देना है हमको। सेकेंड टाइम एक आध बच्चा ऐसे रहेगा, ठीक है वो रेजिस्ट कर पाएगा, वो बाहर निकल गया, उसको डेंगू नहीं होएगा। लेकिन दूसरा बच्चा है जो उसको अंदर लेगा, अंदर यानी हमारा अंदर लेने का दो ही जरिया, एक तो नाक से और एक तो मुंह से, या तो जो इस ब्लड रूट रहता है, जैसे डेंगू भी होता है ब्लड रूट से होता है वो। तो जैसे भी वो अंदर आता है तो उसका प्रोटेक्शन, हम उससे खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें। बॉडी इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वो ट्राई करती है हमको उससे प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी 3 बच्चे रह गए, उसमें से एक ट्राई करेगा प्रोटेक्शन करने का, उसकी जो हर एक सेल है, जो अंदर की आर्मी है, वो ये चाहेगी कि हम कोई तो शील्ड पहन ले जिससे हम वो डेंगू वायरस से खुद को, डेंगू से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। नाउ द थर्ड थिंग, वो तो बच्चा प्रोटेक्ट हो जाता है, वो बाजू में निकल जाता है। अभी रहे 2 बच्चे, जिसमें एक तीसरा चीज यहाँ पे आता है बीइंग डिफेंसिव। बीइंग डिफेंसिव यानी एक बच्चे ने तो प्रोटेक्ट कर लिया, उसने शील्ड पहन लिया, वो बाजू में जाके बैठ गया, डेंगू ने उसको अफेक्ट नहीं किया। तीसरा बच्चा जो होता है, उसके सेल सेल में डेंगू चला जाता है, सेल खुद क्या करे, मैकेनिज्म एक्टिव करता है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसका एक्टिव हो जाता है, यानी खुद की जो आर्मी रहती है वो बाकी का शील्ड विल्ड पहन के भी वो लड़ने लगती है, वो डेंगू वायरस के उसके साथ लड़ने लगती है, उसको मार गिराती है और उस पर जीत हासिल करती है, एंड दैट इज हिज सेल्फ इम्यूनिटी। अभी हमने ये 3 पॉइंट जो देखे हैं, तो ये सारे के सारे इम्यूनिटी में आते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका जो सहन शक्ति, मैं बोल रही हूँ बॉडी की जो सहन शक्ति है, वो कहाँ कहाँ पे काम में आती है, वो बाहर में काम आती है। रेजिस्टेंस, हाथ वो ऐसे रख देती है कि मैंने रेजिस्ट किया, अंदर आने के बाद वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे हम करते हैं, कोई भी बाहर का शत्रु हमारे घर में आता है, पहले उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, बाद में खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर अगर नहीं होता है तो हम उससे लड़ने लगते हैं, एंड दिस इज द इम्यूनिटी। और जो चौथा बच्चा होता है, अगर ये 3 चीज ना कर पाया तो वो डेंगू से अफेक्ट होता है। सो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया आपके सामने, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को मैंने इतना अंदर जाके इसलिए देखा है कि ये सारा चीज आपको which pathy you need to choose while treatment of डेंगू, ये आपको समझ में आएगा। आप अपने बच्चे को कब पैरासीटामोल देना है, ये आपको समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि आपके बच्चे का इम्यूनिटी कैसे वर्क कर रहा है। नहीं तो फर्स्ट डे अगर 99 फीवर आता है तो पैरासीटामोल डाला जाता है, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। फर्स्ट डे अगर कुछ होता है, बच्चे को सर्दी भी आती है और थोड़ा सा फीवर आ जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डोंट डू दैट। सो इसीलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाना चाहा। रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड बीइंग डिफेंसिव अपने बॉडी को बहुत अच्छे से आता है, वही हमारा इम्यूनिटी है। अगर यहाँ पे कहीं पे आपने रेजिस्ट करते वक्त टाइम उसको रोक दिया, कोई भी मेडिकेशन से आपका इम्यूनिटी काम नहीं करेगा। उसको प्रोटेक्शन के टाइम पे आपने रोक दिया, आपका इम्यूनिटी नीचे जाएगा। अगर वो डिफेंस कर रहा है, वो लड़ रहा है और आपने उसको रोक दिया, तो आपने उसको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया ही नहीं, उसको डिपेंडेंसी दिया। सो ये मत करिएगा। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन विच आई लाइक मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों का इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी इज लाइक, यहाँ पे एक डेफिनेशन, दूसरा एक डेफिनेशन है, this is the protection and exemption from something, especially obligation and or penalty. Now it is very much what I told before, डेंगू का एग्जांपल लेके मैंने आपको फिजिकल इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ हर किसी का इम्यूनिटी को देखने का, अगर मेरे पास कोई पेशेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, वो बोलते हैं भाई मेरे बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, तो पतला होते जा रहा है, ये तो इसका खाना अच्छा नहीं, ये नहीं। लेकिन कोई इस तरीके से नहीं देखता है कि बच्चे का मेंटल इम्यूनिटी कैसा है, एंड दैट इज द ओनली थिंग, आई एम सेइंग ओनली थिंग विच डिसाइड द फिजिकल इम्यूनिटी। सबसे पहला मैं उसी को ये करूंगी, राइट क्लिक करूंगी कि वही इम्यूनिटी है
बच्चे का मेंटल इम्यूनिटी उसका फिजिकल इम्यूनिटी डिसाइड करता है. नाउ the protection and exemption from something, especially obligation or penalty, what parents are doing nowadays, हम डॉक्टर से के तरफ जाने से पहले, डॉक्टर के पास इम्यूनिटी के लिए दवाई मांगने से पहले आप ये सोचिए कि हम अपने बच्चे के मेंटल इम्यूनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, what obligations we are giving and how he is dealing with that. आज मैं देखती हूँ बारिश आई है, राइट, बारिश आई है या तो कोई ऐसा बच्चा बोलता है आज मेरे को आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा है, उसकी एकदम अल्टीमेट इच्छा हो जाती है भाई हमको आइसक्रीम खाना है आज. सो हम क्या बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं खाएगा तू, ऐसे कैसे खा सकता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अभी डेंगू चल रहा है, अभी बारिश आ रही है, तेरे को अगर फीवर आ गया तो मैं क्या करूंगी. दिस थिंग क्रिएट very destructive phenomena in children mind. तो वो ये सोचने लगता है अरे मुझे यहाँ पे रोका गया है. अभी यहाँ पे सोल्यूशन क्या आता है, उसका इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है, वो एक तो उसको फोर्सिबली खाएगा या तो न खाते हुए चुपचाप से बैठेगा, वही सोच में मेरे को आइसक्रीम खाना था. सो ये जो ऑब्लिगेशंस है, ये जो ऑब्लिगेशन हम किस तरीके से बच्चों के सामने रखें, ये चीज आना चाहिए. अगर ये चीज ऐसे हो ही जाए, देख अभी है ना डेंगू बहुत ज्यादा चल रहा है, तुम्हारी एग्जाम भी आए आगे और अभी तो ठंडा भी है, एक काम करें क्या हम 2 दिन बाद खाए, चलेगा क्या तेको, या तो एक काम करते हैं जब थोड़ा सा बारिश निकल जाए तब मैं ट्राई करती हूँ तुमको देने का. सो वो बच्चा इस तरीके से मानेगा या उस तरीके से मानेगा, ये हमको समझना चाहिए. आज हम भी अगर किसी चीज को खाने के लिए हमको बहुत इच्छा होती है और हमारी सास या मदर या हस्बैंड कोई बोल देता है कि नहीं नहीं तुमको नहीं खाना है, तो हमारे अंदर एक एंगर आ जाता है, एंड दैट इज द रियल कॉज टू रिड्यूस योर इम्यूनिटी. दैट इज द रियल कॉज. हम ये अपने बारे में समझ सकते हैं, बच्चों के बारे में क्यों नहीं समझ सकते. ये एक मैंने सादा एग्जांपल दिया. डे टू डे लाइफ में आप हर चीज को रिलेट करिए, आप हर चीज को, वो बच्चा इस ऑब्लिगेशन से कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे एग्जेम्प्ट करता है, इससे बाहर कैसे निकलता है, ये उसका इम्यूनिटी डिसाइड करता है. एक बच्चा अगर दिस टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस आप उसको टाइम टू टाइम देते रहे, ये अच्छा नहीं है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, so how he can protected himself from this kind of things. ये उसका इम्यूनिटी का एक बेस है, ये ईट है उस इम्यूनिटी के बिल्डिंग के लिए जो आप रख रहे हो, वो नींव है. तो इस नींव को हमें बहुत अच्छे से ये करना चाहिए. आज इसको ठीक है, ये भी अगर बाजू में रखा जाए तो एक चीज आती है कि अगर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होता है और वो सबसे पहले गले में आता है, अभी चल ही रहा है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं. सो टॉन्सिल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, या हमारा इम्यूनिटी का सबसे पहला द्वार है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको हेल्प करते हैं. क्यों हेल्प करते हैं? जैसे ही इन्फेक्शन आता है वो वहां पे गले में रोक के रखते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं. तो ये सारा चीज अगर एक हाथ बच्चे को अगर टॉन्सिल्स आता है, हम बोलते हैं नहीं कल इसने आइसक्रीम खाया था ना, इसको टॉन्सिल्स आया. मैं आपको बता दूं 4 बच्चे अगर आइसक्रीम खाए ना तो एक को आता है, बाकी 3 को नहीं आता है. अब इसको मैं माइंड से कैसे रिलेट करती हूँ मैं बताती हूँ. उस दिन अगर उसको डांट पड़ी है पढ़ाई के लिए, वो बच्चे को अगर रोया है किसी चीज के लिए, या तो वो बच्चे को कोई मेंटल सिकनेस है उस टाइम पे, तो डेफिनेटली उसका इम्यूनिटी डाउन जाएगा, वो बैक्टीरिया को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो उसको लड़ना चालू कर देता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है अंदर आके. इसीलिए टॉन्सिल्स आते हैं और वो जब ज्यादा जाता है तब फीवर आता है. लेकिन ये फीवर का जो मैकेनिज्म है, इसमें भी आपको उसको दवाई देना नहीं है. जब तक के उसका फीवर 101 नहीं जाता है आपको दवाई नहीं देना है, क्योंकि वो लड़ रहा है. हम अगर उसके बॉडी को लड़ते टाइम रोक दे तो आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं डिपेंडेंसी, किसी पे डिपेंड रहना. लाइफ में उसका बॉडी हमेशा डिपेंड रहेगा. आप पट से 99 पे पैरासीटामोल डाल देते हो, क्यों? 99 में ऐसा होने क्या वाला है? और वैसे भी आज आप 103 या 104 बुखार आने पे जब हॉस्पिटलाइज करते हैं तो वहां पे किया क्या जाता है? ऐसा कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? कुछ नहीं किया जाता है. वो पोछा लेते हैं और बच्चे को, ये काम घर में नहीं कर सकते. सो दिस इफ यू आर सीइंग द इम्यूनिटी, तो हमको इस इम्यूनिटी को कहीं पे रोकना
ये गलत बात है। द प्रोटेक्शन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली ऑब्लिगेशन एंड पेनल्टी, बच्चों को या उनकी बॉडी को या हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से मालूम है कहाँ हमने इन सारी चीजों को रोकना है, प्रोटेक्ट करना है, एग्जेम्प्ट करना है, वहां से निकल जाना है और कैसे निकल जाना है। हाँ, अगर एक लेवल के ऊपर अगर इन्फेक्शन जाता है, 3 दिन के बाद अगर फीवर चढ़ता है, वो रुकता नहीं है, या तो बहुत ही हाई ग्रेड फीवर जाता है, दैट टाइम यू गो फॉर द मेडिकल थिंग्स। बट तब तक के आपको उसका इम्यूनिटी ट्राई करना चाहिए। उसको हाथ देने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो उठ के खड़ा होगा, एंड दिस इज द इम्यूनिटी। वो सहनशीलता उसमें आनी चाहिए। हमारे वक्त इतना हाथ देने का जो प्रक्रिया था वो नहीं था। आज पेरेंटिंग इज, हम बच्चों को दोष देते हैं, मैं बच्चों को कभी दोष नहीं दूंगी। पेरेंटिंग इज वेरी मच इन प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम में नहीं है। सो दिस इज द थिंग व्हाट मैं हर एक स्लाइड को एक्सप्लेन इसलिए कर देना चाहती हूँ क्योंकि वो फिर बाद में आता नहीं है। सो नाउ द दिस व्हाट इज एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम, अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाया जाए तो टेक्स्ट बुक में इम्यून सिस्टम का जो व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ ये दिया है, तो दैट इज WBC, जो आप CBC लेवल जांचते हैं। कोरोना में बहुत सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आपके घर में आई है, उसमें CBC, फेरिटीन, ये सारा जो रिपोर्ट्स रहता है, इसका इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है वही है ये WBC। जो हमारे सोल्जर्स है वो एंटीबॉडीज, आपने देखा होगा कोरोना में सारा हर इंसान बहुत ही तेज हो गया है इन्वेस्टिगेशंस में, या तो इन सारी टर्म्स में आप एकदम ट्रेन हो गए हो। तो WBC एंटीबॉडीज, लिम्फेटिक सिस्टम, देन स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, ये सारा चीज, दिस इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है। WBC आता है, एंटीबॉडीज आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड आती है, बोन मैरो आते हैं। ये सारे जो ऑर्गन है ये आपको हेल्प करते हैं। इवन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन भी आता है इसमें। तो ये सारा चीज आपका इम्यून सिस्टम में आता है जो आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मदद करता है। सबसे पहले इसमें अभी मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूंगी कि जब भी आप CBC देखते हो, आपका रिपोर्ट आता है, ब्लड रिपोर्ट आता है CBC, उसमें WBC बढ़े हुए दिखते हैं, सारे कोई टेंशन में आ जाता है कि एक चीज बढ़ गया। एक चीज मैं स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स। वो जब बढ़ते दिखते हैं आपको, तो आपने डॉक्टर के पहले आपको ये चीज आना चाहिए, ये बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है। इसका मतलब ये है कि अंदर के जो सोल्जर्स है, जो WBC है, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि बाहर का बैक्टीरिया अंदर आया है और उससे अपनी बॉडी लड़ रही है। दिस इज पॉजिटिव साइन, नॉट नेगेटिव साइन। सो यू बी फर्म दैट ये पॉजिटिव साइन है, अपना बच्चा लड़ रहा है, आपको प्राउड महसूस करना चाहिए। जबकि बहुत सारी लेडीज मैंने देखा है जो माएँ हैं वो डिप्रेस हो जाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ उनको ये पता नहीं है, लेकिन अभी आप पता करवा लीजिए ये चीज। देन एंटीबॉडीज तब डेवलप होते हैं बॉडी में, वो भी रेजिस्ट करते हैं एंड इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, अभी मैंने एक कोरोना में एक पेशेंट देखा, कोरोना चल रहा था तब, तो उनका जो ग्लैंड है वो बढ़ गई थी काफी, नेक की ग्लैंड काफी बढ़ गई थी। अभी ठीक है, जब भी कोई बढ़ा हुआ चीज आता है तो हम सब डर जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी डरना नहीं चाहिए। कोई भी बढ़ी हुई चीज कैंसर नहीं होती है, ठीक है। सो कोई भी अगर ग्लैंड बढ़ता है, अगर टॉन्सिल्स बढ़ते हैं, कोई ग्लैंड बढ़ती है, यू जस्ट सी वेरी पॉजिटिवली टुवर्ड्स इट। वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्टिव सिस्टम है। जब आपका कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है तो B सेल T सेल एक्टिव हो जाते हैं, उससे लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो एक पॉजिटिव फेनोमेना है जहाँ पे लिम्फ ग्लैंड वर्किंग होती है और वो बढ़ जाती है। वो बढ़ती है इसलिए नहीं कि आपको डिस्ट्रॉय करना है, वो बढ़ती है इसलिए कि आपको प्रोटेक्ट करना है। तो उस चीज को भी आप पॉजिटिवली लेना चालू कर दीजिए, एक टाइम पे हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए। सो दैट लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और एक यहाँ पे बताना चाहूंगी कि लिम्फेटिक में यानी किसी को बॉडी पे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखी है जिनको बॉडी पे पूरा पिंपल्स आना चालू हो गया। दिस इज ऑल्सो, यू डोंट गो टू डॉक्टर्स, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव फेनोमेना ऑफ योर बॉडी। आप कहीं पे गए हो, आपने कुछ खाया है या तो कुछ ऐसा चीज कंज्यूम किया है जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होना चालू हो गया और वो पस बॉडी के बाहर निकल रहा है, बिकॉज स्किन इज वन ऑर्गन, म्यूकस मेम्ब्रेन इज वन ऑर्गन विच इज ट्राइंग टू कॉम्पनसेट योर इम्यूनिटी। तो वो आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये सारा चीज इम्यूनिटी को कहाँ पे अपने को मेडिकल हेल्प देनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, ये आपको आ जाना चाहिए. इवन द स्प्लीन, थाइमस एंड बोन मैरो इज आल्सो इन इम्यून सिस्टम. बट अभी यहाँ पे जो भी इम्यून सिस्टम में ऑर्गन्स आए उसमें मैंने एक ऑर्गन डाला है माइंड. यहाँ पे बहुत बड़ी इसमें मैंने माइंड लिखा है और वहां से माइंड से बहुत सारे एरोज आपको दिख रहे हैं जो एकदम शाइनिंग है. अगर जिस भी इंसान का माइंड बहुत ही हर चीज को रेजिस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और डिफेंसिव मैकेनिज्म माइंड में है, तो वो इंसान लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीज को प्रोन नहीं होगा. ये बहुत ही यानी फर्म बात है, 100% मैं बोल सकती हूँ. वो इंसान कभी भी इसको ये नहीं होगा. हम बोलते हैं कभी ऐसा बोलते हैं एक बहुत ही सहनशील इंसान है करके, बहुत ही सहनशील. लेकिन इसका सहनशीलता का मीनिंग ये नहीं, सहनशीलता इज इम्यूनिटी, बट हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सहनशील एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट. आप में वो प्रोटेक्टिव फेनोमेना है, आप में इम्यून सिस्टम में सहनशीलता ज्यादा है, लेकिन आप सिर्फ बेयर करते जा रहे हो और अंदर रूम में जाके रो रहे हो, आपका इम्यूनिटी कम होगा. लेकिन आप उसको सहन करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड दैट इज माइंड. अगर बच्चों में ये चीज आपको इनकलकेटेड करनी है तो आप कैसे करेंगे? अगर आप, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इम्यून सिस्टम हमको बच्चों का स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप कैसे करोगे? मैं एक एग्जांपल दे दूँ. एक एग्जांपल, हम सब जंगल में गए हैं, वहां पे एक गड्ढा है, हमारा बच्चा दौड़ के जाता है, वहां पे 10 माएँ हैं. एक गड्ढा आता है, उसमें बच्चा गिर जाता है, उस 10 माओं से 8 माएँ तो चिल्लाने लग जाएंगे, अरे बाप रे बच्चा गिर गया गिर गया गिर गया. एक माँ ढूंढने लग जाएगी कि कहाँ पे कोई मिलता है, अगर रस्सी मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, मैं उसको निकालूं. हो सकती है लास्ट माँ ये बोले, तू you just see what solution you will get to come up from that hole. तुम वहां से कैसे आओगे ये तुमको खुद को देखना है, खुद की दिमाग लड़ाना है, खुद कैसे आ सकते हो ये करना है. एंड वो बच्चा लास्ट तक के उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा, उसको कोई चीज में किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वहीं पे उसको सिखा दिया कि खुद के पैरों पे कैसा खड़ा रहना है. एक माँ जब जन्म देती है बच्चे को जन्म देती है, जब इस संसार में लाती है, तो उसी टाइम पे उसका इम्यूनिटी, उसका रेजिस्टेंस पावर, उसको कहाँ पे स्टॉप करना है, कौन से बैक्टीरिया को अंदर नहीं लाना है, वो सब कुछ एक माँ उसको समझा के बाहर भेजती है. उसका इम्यूनिटी वहीं से स्टार्ट हो जाता है. लेकिन हमको लगता है नहीं बच्चा है, बच्चा कुछ नहीं है, वो उस गड्ढे से कैसे निकलना, उसका माइंड, आपने अगर सिर्फ उसको इतना हेल्प कर देना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को यहाँ से खुद निकलना है, वो निकलेगा जरूर. दूसरी माँ जो उसको रस्सी देती है, वो आधे रास्ते, जिंदगी में आधे रास्ते में डिसीज प्रोड्यूस करेगा. और जो माएँ चिल्लाना चालू कर देती, उनके डर के मारे ही बच्चे का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस, यू कैन. मुझे ऐसे लगता माइंड इज द बेस्ट, क्या बोल सकते हैं, बेस्ट ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजिंग ऑर्गन फॉर द इम्यून सिस्टम. माइंड को अगर आपने इतना स्ट्रांग बनाया तो आपका इम्यून सिस्टम हमेशा एक्टिव रहेगा. कोरोना का एक एग्जांपल बताती हूँ. मैंने मेरे अभी कोरोना काल में जितने भी लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग एडमिट भी हुए हैं. सिचुएशन था, आई एम नॉट एस्टिमेटिंग दैट सिचुएशन, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है एज अ डॉक्टर, जितने भी लोग हॉस्पिटल में जाके डरे हैं, वो सारे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में गए हैं. और जितने भी लोग बिना डरे वहां का सारा कुछ तोड़ फोड़ के, सारा कुछ फेंक फाक के घर में वापस आए, वो अभी भी जीवित है और अच्छी खासी जिंदगी जी रहे. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका फियर जो है आपको एक बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल सिचुएशन में ले जाता है. सो माइंड इज द बेस्ट गाइड फॉर योर इम्यून सिस्टम. इसको आप हमेशा स्ट्रांग रखें. आप तो स्ट्रांग रहेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका इम्यूनिटी ही आपके बच्चे का इम्यूनिटी तय करेगा. आपका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है वो ही बच्चे का इम्यूनिटी तय करेगा. आप बोलोगे मैं अभी कोरोना में बाहर नहीं निकलूंगी, तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी आप घर में ही बैठा रहेगा और वो प्रोन नहीं होगा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. डेंगू सपोज, ठीक है कोरोना तो काफी क्रूशियल था, लेकिन डेंगू
मैं ये डेंगू है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ये मच्छर का सब नहीं चाहिए मुझे। ये बाहर का चीज आपका इम्यूनिटी डिसाइड नहीं करता, आपका अंदर का चीज आपका इम्यूनिटी डिसाइड करता है। आप अगर बच्चे को प्रोन कर रहे हैं, उसको लड़ने की क्षमता दे रहे हैं, वो इम्यूनिटी डिसाइड करेगा बच्चा कैसे एक्ट करेगा उस टाइम पे। अगर आप डरा रहे हो, नहीं 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 बाहर नहीं जाना है, डेंगू हो जाएगा, वो पहले से ही डरेगा और वो बैक्टीरिया कहीं से भी आएगा और आपको अफेक्ट करेगा। प्लीज इसके तरफ आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आप कोई डॉक्टर के पास इम्यूनिटी का मेडिसिन लेने नहीं जाओगे अगर ये सारा चीज आपने ध्यान में रखा। और फिर भी ऐसे कई डिसीजेस है जिसमें इम्यूनिटी अपने आप डाउन हो जाता है, कुछ इम्यून डिसीजेस रहते हैं, उसमें आपको जाना पड़ता है, उस वो एक्सेप्शनल चीजें हैं सारी। मैं सिर्फ एक बेसिक बता रही हूँ आपको ये क्या है। नाउ यही इम्यून सिस्टम का जो मैंने ये डायग्राम दिखाया, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इम्यून सिस्टम में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम, टॉन्सिल्स, थाइमस, ये सारा चीज आता है। अभी एक चीज आती है कि जब भी सर्दी होता है बच्चों को, या जब भी उसका कोई ग्लैंड बढ़ जाता है नेक का, या तो कभी टॉन्सिल्स हो जाते हैं, हम बहुत डर जाते हैं। आप बिल्कुल मत डरिएगा, ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके पास बहुत शक्ति है, बड़ों से ज्यादा शक्ति बच्चों में रहती है। ये डिफेंस मैकेनिज्म में उसका टॉन्सिल्स वगैरह आएगा, उसके साथ फीवर भी आएगा, क्योंकि अगर आपने अपने घर में झाड़ू पोछा चालू किया है या घर की सफाई चालू की है एक अच्छा कुछ चीज होने के लिए, तो आप देखोगे कि फर्श पे बहुत गंदगी पड़ी रहती है। ये गंदगी यानी टॉन्सिल्स का बढ़ना है, क्योंकि कुछ अच्छाई के लिए, हेल्थ के लिए अपना बॉडी झगड़ते रहता है, तो वहां पे जो गंदगी गिरेगा वो टॉन्सिलाइटिस है, वो फीवर है। अभी हम बोलते हैं अरे आज घर का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी घर में बहुत झगड़ा हुआ है और एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। वैसा ही बॉडी में होता है, हमारे बॉडी का एटमॉस्फेयर गर्म होना, फीवर आना, यानी अंदर कुछ तोड़ फोड़ चल रही है, हमारी डब्ल्यूबीसीज उस बैक्टीरिया के साथ लड़ते रहती है, इसलिए फीवर आता है। उसको एकदम से आप टेंशन ना ले, उसको आप दिमाग से जाइए, 3 दिन का फीवर नॉर्मल होता है बच्चों में, इतना एकदम भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल फीवर रहता है तो उसको उसके साथ लड़ने दीजिए, 100 आते तक के आप पैरासिटामोल मत डालिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी आपको, क्योंकि यू आर द क्या बोल सकते हैं, आप खुद उसके देवता हो, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर आपने वहां पे पैरासिटामोल डाला तो आपने उसका इम्यूनिटी लो किया। ये अभी पता नहीं चलेगा, अभी पता नहीं चलता है ये, जब आप देखते हो कि अरे इसको तो 30 में डायबिटीज आया, इसको तो 60 में आया, जो 60 वाला रहेगा ना वो पैरासिटामोल न खा के आया है, और जो 30 में डायबिटीज लाएगा ना अपने एज के, वो पैरासिटामोल खा खा के आया है। सो मेरा ये आपको पर्सनल ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसा ना करें। देन और एक एग्जांपल इसका मैं देना चाहूंगी इम्यूनिटी सिस्टम का, जो स्किन का है, एंड दिस इज वेरी नेचुरल और ये हमेशा आता है। जब भी मैं देखती हूँ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब न्यूबॉर्न बच्चा होता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, सॉरी डिलीवरी होने के बाद लेडीज अपने बच्चे को कुछ एक महीने के अंदर अंदर या तो 1 महीने के बाद में बच्चे को लेके आती है, देखो इसके बॉडी पे है ना रैशेस आई है, छोटे छोटे दाने आना चालू हो जाते हैं, एक पिंकिश या ये कलर के, वो कुछ जाके लोशन वोशन लगा के उसको दबाना चालू कर देती है। आप समझिए इस बात को कि स्किन इज द प्रोटेक्टिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो अपना इम्यूनिटी लेके आता है, वो बाहर आने के बाद वो बहुत ही शेल में था, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग में था अंदर, उसको कुछ भी बैक्टीरिया मालूम नहीं था, कुछ भी वायरस मालूम नहीं था, ये बाहर की गंदगी मालूम नहीं थी। जब वो बाहर आता है, जब बाहर आने के बाद उसमें तो इम्यूनिटी रहता है, उसका बॉडी झगड़ता है बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ, वो ठंडा होता है, वो गर्म एटमॉस्फेयर होता है, कुछ भी होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, और जब उनकी लड़ाई चलते रहती तो छोटे छोटे दाने आना बहुत ही नॉर्मल है। दैट इज रिएक्शन। उस एक्शन के लिए वो रिएक्शन है, उसने कभी वो देखा ही नहीं था बाहर का एटमॉस्फेयर, उसके लिए इतना हैफेजार्ड, इतना स्ट्रेस में आके आप फटाफट लोशन लगाना जरूरी नहीं है। गिव टाइम फॉर दैट फेनोमेना। आप उसके बॉडी में, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत वो ठीक है हमको टेंशन आ जाता है, ये सारी बात ठीक है, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए, आजू बाजू पे भी किसी को दिखता है तो अगेन इट इज इम्यूनिटी, वो उसका इम्यूनिटी एक्टिव होता है तब दिखता है, वो पैसिव इम्यूनिटी नहीं होता है, वो अच्छे के लिए होता है। आप उसको लोशन वगैरह लगा के सप्रेस मत करिएगा।
नाउ यहाँ पे इम्यूनिटी अगर आपको बताना है तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। अगर ये आप समझेंगे नहीं ना तो आप अपने बच्चों को डील नहीं कर पाओगे। सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, 3 टाइप होते हैं इम्यूनिटी के। हमारे अंदर बॉडी में इम्यूनिटी कहाँ कहाँ से आता है, हम कहाँ कहाँ से लाते हैं इम्यूनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये 3 टाइप है इम्यूनिटी के। सो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? So next slide is innate immunity. Innate यानी अंदर का इम्यूनिटी, जो आपको बोलते हैं ना कि भगवान ने दिया है, आपका चेहरा, आपको सब जो दिया है भगवान ने दिया है, वैसे ही इम्यूनिटी जो है वो आपके मदर ने दी है। मदर और फादर ने, जो पेरेंट है ना, उन्होंने जो इम्यूनिटी आपको प्रदान की है, बच्चों को या तो हमको हमारे मदर फादर ने प्रदान की इम्यूनिटी कहलाती इनेट इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ आती है। जब भी बर्थ होता है हमको फाइटिंग स्पिरिट अंदर भी, बच्चा लड़ते ही रहता है। सो अंदर से ही जब पूरा 9 मंथ का पूरा स्पैन हो जाता है, वहां से लेके बच्चा बाहर आने तक के जो इम्यूनिटी उसमें रहता है, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, जो हमको बाय बर्थ मिलता है। और जिस भी बच्चे का इनेट इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो लाइफ लॉन्ग कोई भी चीज को अच्छे से फाइट कर पाएगा। कोई कोरोना उसको हाथ भी नहीं लगा पाएगा, छू भी नहीं पाएगा। इनेट इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इम्यूनिटी की वजह से कभी भी यानी सारे अगर डिसीजेस आपको जेनेटिक मिल रहे हैं या तो बाहर से मिल रहे हैं, कोई भी डिसीज हो वो आपके बॉडी में आके चुपचाप से निकल जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और आप हमेशा अच्छे से रहोगे। अब ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड रहती है? हमने यहाँ पे बोला है बाय बर्थ मिलता है। बाय बर्थ कहाँ से मिलेगा? पेरेंट से। पेरेंट कौन है? मदर और फादर। तो मदर और फादर से अगर एक इम्यूनिटी मिल रहा है तो और वो एकदम अच्छा है, तो वो अच्छा कैसे है? अगर मदर का इम्यूनिटी अगर गड़बड़ है या फादर का इम्यूनिटी गड़बड़ है तो बच्चे को अच्छा कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए पहले के लोग बोलते थे कि जब भी गर्भधारणा होती है, उस गर्भधारण लड़की को बहुत ही शांत रखना चाहिए, काम क्वाइट रखना चाहिए, उसको अच्छा खाना पीना देना चाहिए। क्यों? लड़की के लिए ठीक है, कोई तो सोचता होगा अच्छा ही लड़की के लिए हो, लेकिन सब सोचते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के लिए होना चाहिए, ये सारा चीज बच्चे के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इनेट इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वहां से हमको काम करना है। अगर आज हमारा टॉपिक ये है कि बच्चे का इम्यूनिटी, यही इसीलिए मैंने सिर्फ चिल्ड्रन इम्यूनिटी का टॉपिक टाइटल नहीं दिया है मैंने, इसलिए क्योंकि ये हर चीज हमसे भी रिलेटेड है, हमारा इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है। सो हमारा इम्यूनिटी अगर अच्छा है, एक लेडी का माइंड सेटअप पूरा गर्भधारणा में अच्छा है, अगर उसने कोई भी मेडिकेशन पूरे गर्भधारणा में नहीं किए, 9 मंथ में नहीं किए है, उसको कोई भी डिसीज नहीं आया, ना बीपी आया, ना डायबिटीज आया, और अच्छे से बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, तो उस बच्चे का इनेट इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। हम आगे उसको कोई भी डिसीज छू भी नहीं पाएगा। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इनेट इम्यूनिटी के तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके आजू बाजू जो भी प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है, उनको भी आप बताइए इस टाइम में उनका इम्यूनिटी एकदम पिक पे रहना चाहिए, उनका माइंड फ्रेश रहना चाहिए, उनके माइंड में उनका सहनशीलता इतना अच्छा होना चाहिए कि हर चीज को सहन भी करके वो खुश रहे। सो ये सारी चीज आती है इनेट इम्यूनिटी में। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देती हूँ। कुछ इनेट इम्यूनिटी के एक मिथ और थोड़ा पॉजिटिव एंड निगेटिव कमेंट रहते हैं। अभी इनेट इम्यूनिटी को अगर कंसिडर किया जाए तो जो बच्चा, वो पहले के भी लोग बोलते थे, जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आया उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, और जो बच्चा सी सेक्शन से आता है, सिजेरियन सेक्शन से, उसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं होता है। एंड अभी जो मॉडर्न माएँ हैं ये एक्सेप्ट नहीं करती है, जबकि हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? इसका साइंटिफिक रीजन है। जब भी बच्चे का पूरा टाइम कंप्लीट होता है अंदर गर्भ में, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद माँ के इंटेस्टिन से, अतड़ियों से एक एंटीबॉडी निकलते, कुछ एंटीबॉडीज निकलते हैं जो बच्चे को मिलते हैं, और वो एंटीबॉडीज उसको इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जब बच्चा उसको खुद लेके लड़ के, वो एक केव जैसे होता है, गुफा जैसा, जो जहां से द्वार रहता है, रास्ता रहता है, जहां से बच्चे को आना रहता है,
सिर्फ माँ नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, वो बच्चा भी लड़ झगड़ के बाहर आता है वहां से, और वहीं से वो अपना लड़ाई लड़ना चालू करता है। जबकि सिजेरियन सेक्शन में ये होता नहीं है। सिजेरियन सेक्शन में हम डिसाइड करते हैं कौन से टाइम पे बच्चे को निकालना है। हम डिसाइड करते नहीं नहीं ये मुहूर्त अच्छा है, मेरा बच्चा तो इसी टाइम पे निकलना चाहिए। लेकिन हम उसमें क्या देते हैं, या तो मदर आजकल थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, मेरे को पेन नहीं चाहिए तो मेरे को ऐसे ही बच्चे को सिजेरियन सेक्शन से निकालना है। सो इसमें क्या हो जाता है, जो मदर को उसको देना है सिजेरियन प्लान करने के बाद, वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है, जो एंटीबॉडीज उसको देना है वो एंटीबॉडीज बच्चे में आती नहीं है, और थोड़ा सा हाइयर रिस्क में रहता है बच्चा जो सिजेरियन सेक्शन का रहता है। लेकिन इसमें मैं अभी ये नहीं बोल सकूंगी क्योंकि मेरा खुद का सिजेरियन हुआ है। सो इसमें एक चीज ये आती है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो डेफिनेटली हमको सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। बच्चे का अगर हेड नीचे नहीं आया तो डेफिनेटली वो बच्चा तो नीचे से आएगा नहीं, उसको नॉर्मल डिलीवरी होएगा नहीं। तो उस टाइम पे हम अगर जबरदस्ती करते रहे कि नहीं नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी रहती है, शॉर्ट पेल्विस रहता है उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, और ऑरिफाइस छोटा रहता है उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन जहां तक के हो, डॉक्टर्स भी और हम भी ट्राई करें कि नॉर्मल डिलीवरी होए, ताकि उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहता है। अभी एक केस हुआ था थाईलैंड में 3-4 साल पहले। सो मैं अगर रिलेट करूँ इस चीज को अगर उससे, तो क्या होता है कि वहां पे बच्चे केव में फंस गए थे, 15-20 जो भी बच्चे थे वहां पे केव में फंस गए थे। आज हम देखा जाए तो अगर पचमढ़ी की भी केव रही ना, जाते टाइम मम्मी पापा बच्चे जब जाते अंदर तो डर के कुछ लोग बाहर ही रह जाते, कुछ लोग अंदर जाते। सो ये आपका इम्यूनिटी है, ये भी आपका इम्यूनिटी है। अगर आप डर के बाहर रहे हो तो आपका इम्यूनिटी उस टाइम पे भी कम था और लाइफ लॉन्ग कम ही रहेगा। लेकिन आप हिम्मत करते हो वो केव में जाने की, वहां से कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करके वापिस आने की, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। आप बच्चे का भी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो। ये एक मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी इन चिल्ड्रेन। तो वहां पे जो भी थाईलैंड में बच्चे फंसे थे, आप सोचो इतने दिन वहां पे रह के बिना पानी के बिना फूड के वो बच्चे इतना कम ऑक्सीजन में रह के बाहर आए। मुझे ऐसे लगता है वो सारे नॉर्मल डिलीवरी वाले होंगे, क्योंकि बच्चे को हमने पहले दिन ही जब वो बाहर आता है उसको सिखा दिया कि इतनी छोटी सी केव से बाहर कैसे निकलना है, कम ऑक्सीजन में देखो सर्वाइव कैसे करना है, तुमको कैसे इंडिपेंडेंटली बाहर आके खुद को प्रूव करना है, जो कि सिजेरियन सेक्शन में नहीं होता है। सो दिस इज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी, वो जो अफेक्ट करता है आपका बच्चे का इम्यूनिटी भी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सी सेक्शन के लिए ना जाए और नॉर्मल के लिए फोर्स करें। मैंने आपको बताया कि काफी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जहाँ पे सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है, सिजेरियन के लिए जाना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन कि इम्यूनिटी आपका कौन कौन सी चीज पे डिपेंड है बचपन से लेके बच्चों का, कि क्या क्या इम्यूनिटी आपको मैंने अगर बच्चा जन्म से लेके अभी तक के जितने भी, अगर मेरा बच्चा अगर 14 साल का 15 साल का है, तो बचपन से लेके अभी तक के कौन कौन सा चीज उसको अफेक्ट किया है, उसका इम्यूनिटी पे अफेक्ट किया है। तो ये जो चाइल्ड है उसमें सबसे पहले आता है मैटरनल स्ट्रेस। यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमन दिखाई गई है जिसको टेंशन है, दिमाग में बहुत टेंशन है, तो डेफिनेटली ये चीज आपके बच्चे का इम्यूनिटी हैम्पर करेगा। उसका जो मेंटल टेंशन ऑफ लेडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे का इम्यूनिटी कम करेगा, डिफेक्टिव करेगा। सेकेंड थिंग आता है ऊपर का जो पिक में ऊपर बताया गया है, इन्फेंट फीडिंग हैबिट्स। सो जो ब्रेस्ट मिल्क में बताया, बहुत पुराने लोग भी बोलते हैं हमको जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ही परफेक्ट रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग हमको कराना चाहिए, क्योंकि जैसे वैक्सीनेशन होता है वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग होता है। माँ को मालूम रहता है बच्चा बाहर आने वाला है, उसने ये सारी चीजें नहीं देखी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको शील्ड दिया जाता है, जो शील्ड कहलाता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग जितने टाइम तक के बच्चे को चलता रहा, उसके बाद भी 5-6 साल उसको नेचुरल इम्यूनिटी मिलते रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्टिव रहेगा, वो एंटीबॉडीज मिलती रहेगी जो वो बाहर के जो इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन अगर आप डाइट फार्मूला पे गए, एंड डाइट फार्मूला यानी जो पाउडर वाला मिल्क पिलाया जाता है, उसमें ये इम्यूनिटी ये एंटीबॉडीज नहीं मिलते हैं, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एक मिथ है कि फिर ब्रेस्ट फीडिंग क्या 5 साल के लिए करने का है? नहीं,
दिस इज शॉर्ट एंटीबॉडीज, जैसे वैक्सीनेशन, जैसे टाइम बिंग कोई प्रोसीजर रहता है कि मैंने कुछ वैक्सीनेशन दिया और कुछ टाइम बिंग के लिए आप ठीक हो गए, वैसे ही कुछ दिन तक के ही एंटीबॉडीज मदर के ब्रेस्ट फीडिंग से एक्टिवेट रहते हैं, बाद में वो चले जाते हैं, बाद में उसका कुछ काम नहीं रहता है, वो इम्यूनिटी ज्यादा दिन तक के देते नहीं है। तो 2 साल तक के आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। नाउ थर्ड इज मोड ऑफ डिलीवरी, जो मैंने बताया सिजरियन सेक्शन एंड वजाइनल डिलीवरी। तो इन दोनों में क्या आता है, जो नॉर्मल डिलीवरी बच्चा रहेगा वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ द एनवायरमेंट, व्हाट एनवायरमेंट, बच्चे को कौन सा एनवायरमेंट मिलता है, उसमें मेंटल और फिजिकल दोनों एनवायरमेंट आते हैं, बायोलॉजिकल तीनों एनवायरमेंट आते हैं। जो एनवायरमेंट में बच्चा जा रहा है उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है और उस तरीके से उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है। अभी आप बोलोगे कि धारावी में जो बच्चे रहते हैं उनका इम्यूनिटी क्या कम है क्या? सो उनका इम्यूनिटी कम नहीं है, उनका इम्यूनिटी हमारे बच्चों से ज्यादा है। वो कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ। लेकिन जो भी हमारे बच्चे जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम घर के अंदर बंद करके रखते हैं, उनको धूल में जाने नहीं देते हैं, इनका इम्यूनिटी क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। Now the antibiotics and the other chemicals we are introducing, जो मैंने बोला है कि फट से 99 पे आप पैरासिटामोल डालते हो, एंटीबायोटिक्स चालू कर देते हो, मेडिकेशन चालू कर देते हो, इवन होम्योपैथिक मेडिसिन डोंट गिव, उनका खुद का बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है, वो लड़ सकते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट, मैंने जो इनेट इम्यूनिटी बताया उसका मैंने सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया कि इनेट इम्यूनिटी आप कैसे डेवलप कर सकते हो बच्चों में, और वो मदर से ही आता है, मदर फादर से ही चालू हो जाता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अभी सेकेंड है एक्टिव इम्यूनिटी, या तो एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, ये एक्वायर्ड रहता है। एक्वायर्ड है ना, जैसे बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो होता है एटमॉस्फेयर को, यहाँ पे बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फिजिकल हैजर्ड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें हम कैसे प्रोटेक्ट करें? तो इसमें नेचुरली, जैसे नेचुरल चीज ये आता है कि मैंने एक हाथ बैक्टीरिया को प्रोन हुआ और टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो मैं नेचुरली मेरे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, मेरे अंदर के जो आर्मी है वो एक्टिवेट होती है और मैं नेचुरली उससे लड़के उसको बाजू में हटा देती हूँ। दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी, जो हम बाहर आने के बाद बाहर के जो भी हैजर्ड्स है उसको लड़ झगड़ के हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड द सेकेंड, दिस इज नेचुरल वन, एंड सेकेंड इज वैक्सीनेशन। आपको मालूम है कोरोना का वैक्सीनेशन अभी चालू हो गया है, राइट? सो ये भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने का जरिया है जिससे इम्यूनिटी हमारे अंदर बढ़ता है। बट वी नीड टू बी वेरी कीन विथ द वैक्सीनेशन कि वो कैसा रहना चाहिए, कौन से वैक्सीन लेना चाहिए, उसका कैसे कैसे इफेक्ट बॉडी में होता है, इसके बारे में हमको कीन रहना चाहिए। लेकिन इन दोनों चीजों में मैं यही बोलूंगी कि नेचुरली जो प्रोन होता है वो सबसे अच्छा। अभी यहाँ पे मैं अभी धारावी का जो मैं एग्जाम्पल ली थी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी, वहाँ के जो बच्चे हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी उनमें आती है, वो हमेशा धूल मिट्टी वायरसेस बैक्टीरियाज बायोलॉजिकल हजार्ड्स इससे प्रेशराइज होते हैं, वो अपने अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं, अपनी आर्मी इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है। और हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन टाइफाइड का या फट से वैक्सीनेशन डालना चालू कर देते हैं, हम उसमें बच्चे में इंट्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी। इंट्रोड्यूस करने से जो उसका नेचुरल इम्यूनिटी है वो दब जाता है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्टिव रहता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम घर में गेहूं ला के पिसा के उसका आटा खाए, या तो बाहर का जो अलग अलग ब्रांड का आटा मिलता है वो खाए। तो ये दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द नेचुरल एंड वैक्सीनेशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी रहता है इसमें ये डिफरेंस होता है। सो दिस एडेप्टिव इम्यूनिटी इट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ पैथोजेंस, बाहर का स्ट्रेस, वायरसेस, इनको हम जो रिएक्शन देते हैं उससे हमारा नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होता है। एंड वैक्सीनेशन इज द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो हम अंदर डालते हैं और अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। नाउ द पैसिव इम्यूनिटी। अभी पैसिव, व्हाट इज मीन बाय पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जो कुछ दिन तक के रहता है, वो पूरा टाइम तक के नहीं रहता है। जैसे मैंने ब्रेस्ट फीडिंग का जो एग्जांपल बताया कि बाहर बच्चा आने के बाद अंदर तो प्रोटेक्ट रहता है, बाहर आने के बाद मदर को लगता है इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, भगवान ने भी कुछ सोच के रखा है, तो उसको कुछ दिन तक के जब तक के वो 1-2 साल का ना हो जाए, मदर का ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है,
वो बॉडी को इतना एक्टिव करता है उसके कि बच्चे के कि 2 साल तक के वो खुद को बाहर के वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। इवन द इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में एंटीबॉडीज डाला गया अंदर, है ना? सो वो जो एंटीबॉडीज डाले गए अंदर तो वो इस पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं कि कुछ दिन तक के हम उसको प्रोटेक्ट करें, वो पेशेंट को प्रोटेक्ट करें। सो नाउ दिस इज अ पैसिव इम्यूनिटी। मैंने आपको नेचुरल, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी सारे के बारे में बताया। ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एक पिक है। इवन यही कि एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनिटी अगर हमको बढ़ाना है बच्चों में तो इम्यूनिटी समझना तो चाहिए। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। दिस इज अगेन द सेम स्लाइड कि एंटीबॉडीज डेवलप कैसे होती है हमारे अंदर। इम्यूनिटी यानी एक ही नाम आता है कि एंटीबॉडीज डेवलप होना, तो वो कैसे होती है। नाउ द नेचुरल इम्यूनिटी। अभी ये क्वेश्चन आता है कि ये सारा तो हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनिटी कि वो कैसे होता है, तो और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि नेचुरल इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिस तरीके का आपको पेड़ चाहिए, जिस तरीके के आपको फल चाहिए, जिस तरीके के आपको फूल चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सॉइल। आपका अगर सॉइल अच्छा नहीं रहे तो वो पेड़ कितना उगेगा, वो पेड़ कितना ऊंचा उठेगा, उसको कितने अच्छे फल आएंगे, ये उस सॉइल पे डिपेंड है, उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड है। तो हमारे बच्चे की इम्यूनिटी अल्टीमेटली, यहाँ पे एक मैंने नेचुरल इम्यूनिटी में एक दिया है कि मदर इम्यूनिटी, चाइल्ड एंड चाइल्ड इम्यूनिटी। सो इट इज इंटरलिंक विथ ईच अदर। ऐसे ही बच्चा होने के बाद भी मदर का इम्यूनिटी चाइल्ड के इम्यूनिटी से बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। क्योंकि आज मैं अगर मेरे बच्चे को हर फील्ड में इंडिपेंडेंट ना बनाऊं तो मेरा इम्यूनिटी, मैं डिपेंडेंट हूं तो मैं भी अपने बच्चे को डिपेंडेंट बनाऊंगी और मेरा इम्यूनिटी भी वैसे ही काम करेगा। अगर मैं मेरे बच्चे को बोल रही हूँ अरे अरे तेरे को तो इतना फीवर आया, तेरे को तो बहुत मुश्किल जाएगी, एडमिट होने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, उसका भी दिमाग वैसे ही चलेगा और उसका इम्यूनिटी वही डाउन होना चालू हो जाएगा। सो दिस इज रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि ये सारा चीज आप बहुत ही ध्यान में रख के चलिए कि मदर का एटमॉस्फेयर, हम कौन सा एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करते हैं। अभी इतने में मेरे पास कुछ केसेस आ रही है कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा मोबाइल का शौक लग गया है एंड वो पूरा टाइम मोबाइल पे रहते हैं। वो इससे उनकी आंखें जा रही है, उनका बहुत मेंटल यानी माइंड से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनका क्या, घर से बाहर नहीं निकलते, हम ब्ला ब्ला ब्ला, वी आर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स। मेरा भी बच्चा वैसा ही है, मोबाइल पे रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज में मुझे आप बताइए, जो सिचुएशन आया है, हमने मोबाइल उनके हाथ में थमाया है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, राइट? अभी हम ही उन बच्चों को बोलते हैं बाहर नहीं जाना है बिकॉज कोरोना है, राइट? सो बच्चे करेंगे क्या? आप अपने चीजों के लिए, हमने कभी ये सोचा है कि हम बच्चे के साथ चेस खेलने के लिए हमने टाइम निकाला? हमने बच्चे के साथ कैरम खेलने के लिए टाइम निकाला? जब हम अपना बचपन याद करते हैं तो हमारे साथ हमारे पेरेंट भी कैरम खेलते थे। सो दैट ऑल्सो काउंट्स देयर इम्यूनिटी। दैट ऑल्सो, हम चिल्ला रहे अरे इनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, ये क्या खेलते रहते हैं, बाहर नहीं जा रहे, घर में क्या करते रहते। हम पॉजिटिविटी और वो चीज हमने डेवलप करना चाहिए कि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उनके माइंड में जाके पॉजिटिविटी क्रिएट करे। वो पॉजिटिविटी उनको हार्मोन, अच्छे वाले पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करे और अच्छे वाले हार्मोन उनका हेल्थ क्रिएट करे, जो पॉजिटिव हेल्थ रहेगा। सो दिस ऑल अगेन इट इज साइकिल which is revolving round and round, right? Now अभी ये तो सारा मैंने बता दिया। तो हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, इसमें अभी रोल आता है होम्योपैथी और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे इम्प्रूव करना है अगर इम्यूनिटी को, तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि डाइट बहुत अच्छा चाहिए, हेल्दी डाइट चाहिए, जो कल परसों में कवर हो जाएगा। मेरा जो फोकस है वो अवॉइड स्ट्रेस, हमको स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा रहे। इसका मैं एक सादा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी आप ट्रैवलिंग से आए, आप बहुत थके हो, आपका फिजिकल इम्यूनिटी डाउन हो चुका है, राइट? आप बहुत ही थके हो, लेकिन कल अगर आपके यहाँ कोई पूजा, ऐसा फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी की पूजा है, आपको मालूम है मेरे यहाँ तो जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से मनती है और मेरे को सारा चीज करना है। अगर जो इंसान ये पॉजिटिविटी लेके माइंड में अगर चलता है कि मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा जन्माष्टमी मनता है और मेरे को करना है,
वो कितना भी फिजिकल स्ट्रेस रहे, मेंटल स्ट्रेस रहे, वो इंसान इसमें अगर पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव सहनशीलता लाता है, तो वो दूसरे दिन को बिना थके हारे वो काम बहुत अच्छे से कर लेगा, उसका इम्यूनिटी पूरे टाइम स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो इंसान ऐसा सोचे मेरे से तो कल होगा ही नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा, उसका इम्यूनिटी वही लैक कर जाएगा। सो स्ट्रेस इज द फैक्टर विच इज डिसाइडिंग योर इम्यूनिटी। अभी इस चीज को आप अपने बच्चों में कैसे डेवलप करना है, ये हमको सीखना चाहिए। उसको हर चीज में पॉजिटिविटी लाना चाहिए, हर चीज में जाने के लिए, डेवलप करने के लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ थर्ड थिंग इज टेक साउंड स्लीप, वो भी आता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, दिस इज नॉर्मल एक्सरसाइज, और आगे के लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा। माई पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट, कीप ऑल सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस अंडर कंट्रोल। अभी हम इम्यूनिटी का इतना सुन रहे हैं, मेरे से भी आप सुन रहे हैं, आप कहीं बोर भी हो जाएंगे, क्या इम्यूनिटी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अभी बच्चे को काफी, मेरे पास भी केसेस है डायबिटीज की, जो बच्चों को डायबिटीज बचपन में ही हो चुका है। सो अभी अगर मेरे पास केस आता है और पेरेंट बोलते हैं यार हमको इनका इम्यूनिटी तो डेवलप करना है बच्चों का, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, अभी से डायबिटीज हो जाएगा तो कैसे चलेगा, राइट? सो यहाँ पे कीप ऑल सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस अंडर कंट्रोल। आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज आने के बाद, अभी मेरे पास 11 साल का बच्चा आता है डायबिटीज का, अभी उसका इम्यूनिटी लैक है, कम है, वो एक क्रॉनिक डिसीज है, उसके जो भी सिम्टम्स आए मेरे को आज कंट्रोल में रखना है। उसके लिए जो भी पॉजिटिव मेजर्स है, जो भी इम्यूनिटी डेवलप करने के मेजर्स है, वो मैं सारा करूंगी। उसमें सारा चीज आती है, डाइट आता है, स्ट्रेस अवॉइड करना आता है, साउंड स्लीप आता है, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी, और होम्योपैथी भी आता है। सो इन चीजों में जब आपका इम्यूनिटी, आप जब मेरे पास आएंगे एज ए डॉक्टर के पास जाएंगे एज ए पेशेंट, तो उस टाइम पे जो उसका इम्यूनिटी है उसका बढ़ाने का जिम्मा हमारा रहता है। वहां से उसके जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने का जिम्मा हमारा रहता है। यहाँ पे उसका इम्यूनिटी को हम कैसे डील करते हैं वो जब हमारा जिम्मा रहता है। Now, homeopathy is boosting the immunity. आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सिरप्स है, बहुत सारे आयरन टॉनिक्स है, विटामिन है, गोलियां है, ये सारा लेके हम अपना इम्यूनिटी डेवलप करने का कोशिश करते हैं। रियली ये सारा चीज वर्क करता है? अभी हमने 3 टाइप के इम्यूनिटी देखे हैं। उसमें पहले तो इनेट इम्यूनिटी आता है, जो बचपन में पहले से हमको मिल गया है, उसमें प्लस माइनस कुछ होना नहीं है। दूसरा इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी, जो हम एटमॉस्फेयर को प्रोन करते हैं, और तीसरा पैसिव। तो ये जो चीज है, जो आप आयरन का कुछ सप्लीमेंट ले रहे हो, विटामिन का सप्लीमेंट ले रहे हो, ये सारा पैसिव इम्यूनिटी में आता है। 2 दिन तक के आपका अच्छा रहेगा, बाद में आप जैसे थे। सो व्हाई टू अपने अंदर ऐसा चीज क्यों डाले? एक तो वो है खाने वाली चीज। आपको मालूम है अगर एक अचार भी प्रोटेक्ट करना है तो इतना सारा नमक डाल के उसको आप 2 साल प्रोटेक्ट करते हो। सो अगर ये चीजें बाहर मार्केट में मिल रही है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो उसमें डाला गया होगा, प्रिजर्वेटिव्स। तो वाई टू ठीक है, वो चीज आप लोगे विटामिन आयरन के लिए, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव जो डाले वो तो आपको, यानी दैट इज चेरी ऑन केक, यानी केक तो खाने को मिल रहा है, ऊपर से चेरी भी मिल रही है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर इम्यूनिटी अगेन। सो हम अपना इम्यूनिटी अगर इन चीजों से डेवलप कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। हमारा इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप होना चाहिए। अगर हम डाइट में कंसीडर करें तो मेरे हिसाब से अभी 2 ही चीज है जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, एक तो नारियल पानी और दूसरा तो ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बहुत कम पेस्टिसाइड्स लगते हैं। तो ये सारे चीजें हमने अपने बच्चों को देना चाहिए। नारियल पानी, आप एक बार का मैगी अवॉइड करके, मैगी मत लाइए घर में। और ये भी सारे चिल्लाते रहते, मेरा बच्चा मैगी खाता है, मेरा बच्चा बिस्किट खाता है, मेरा बच्चा, जब बच्चा आया था तो मैगी और बिस्किट दिखा कहाँ से उसको घर में? हम लाते इसलिए खाता है, हमने उसको। अब भी मेरे पास एक मैं खुद उसी में हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन एक मदर देखी मैंने, उसने बोला मेरे बच्चे को तो मैगी पता भी नहीं है, वो 5 साल का हो गया। सो इट्स वेरी गुड, उसको मैगी पता नहीं है तो मैगी दिखे तो भी उसमें हम अगर उसके अंदर ये डाल सकते, तू पढ़ ही नहीं सकता, तेरे को एग्जाम में मार्क्स आ ही नहीं सकते, तेरे को ये हो ही नहीं सकता, तू बाहर जा ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता, तो ये क्यों नहीं बोल सकते तू मैगी खा ही नहीं सकता, तू बिस्किट खा ही नहीं सकता? हम लोग होते हैं, मैं अभी खाना पकने का है, मैगी खा ले। हम लोग होते हैं कि बोलते हैं अभी बनने का है, एक काम कर 2 बिस्किट खा ले।
So this is our thing कि हम उनको फोन करते हैं उन चीजों के लिए और फिर हम ही चिल्लाते हैं कि ये सारा जंक फूड खा के हमारा बच्चे का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया करके. So we need to think about that again. Now how homeopathy is working on immunity. So सबसे पहले होम्योपैथी क्या है ये काफी लोगों को पता है, लेकिन काफी लोगों को अंदर से नहीं पता है. अंदर से इन द सेंस होम्योपैथी सिर्फ छोटी छोटी गोलियां नहीं है, सफेद व्हाइट कलर की साबुदाने जैसी मीठी मीठी वो गोलियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि आपने एटम देखा होगा, आपने न्यूटन पढ़ा होगा अपने बच्चों के साथ पढ़ते हुए, इन्वेंशंस पढ़े होंगे, आपने एटम देखा होगा, अंदर प्रोटॉन रहता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है, अंदर न्यूट्रॉन भी रहता है. जब एटम बॉम्ब का बात आता है तो अंदर का जो एनर्जी रहता है, सबसे मेन एटम रहता है उसका अंदर का एनर्जी रहता है, वो जब हम फोड़ते हैं और उसका एनर्जी जो बाहर निकलता है, दैट इज द इम्यूनिटी, दैट इज रियल इम्यूनिटी. एंड होम्योपैथी इज वर्किंग ऑन दैट प्रिंसिपल. जो अंदर का एटम के अंदर का कोई भी सब्सटेंस है, अगर मैं कैप्सिकम शिमला मिर्च से हमारी मेडिसिन बनती है, अगर उसके सेल के अंदर जाके उसको फोड़ के उसका एनर्जी अगर और आपके बॉडी में डालूं तो वो एनर्जी आपको आपका नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप कैप्सिकम तो ऐसे खा लोगे लेकिन उसका सेल फूट नहीं पाएगा, लेकिन हमारा पैथी जो है उसका सेल को फोड़ के उसका एनर्जी को बाहर निकाल के आपको आपके अंदर डालता है. ये जस्ट एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि मैं कैप्सिकम ही दूं, बहुत सारी मेडिकेशंस है ऐसी जो एक डॉक्टर को ही मालूम रहती है कि किसका इम्यूनिटी किस मेडिसिन से बढ़ेगा. एक दवाई उस पर काम नहीं आती, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन रहती है. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ. तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी वी आर वर्किंग विद. हम अगर एकदम स्पिरिचुअलिटी पे जाए तो हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा है और जो भी अंदर का एनर्जीज है हमको चलने के लिए, फिरने के लिए, काम करने के लिए फोर्स प्रदान कर रहा है, तो वो भी मॉलिक्यूलर है. अगर उसको तलवार काटती है, अगर वो एनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए तो होम्योपैथी इज लाइक दैट एनर्जी विच इज एग्जैक्टली फिटिंग विथ योर एनर्जी और आपको इम्यूनिटी देता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इन्फेक्शन में आप अगर पैरासिटामोल खा के या तो एंटीबायोटिक खा के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो होम्योपैथी जाके सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, बटन दबा देता है, आप खुद लड़ते हो और आप खुद उस इन्फेक्शन को बाहर हटाते हो. तो आपको डिपेंडेंट होना अच्छा लगता है या इंडिपेंडेंट होना, या आपको चूज करना है. इंडिपेंडेंटली आपका इम्यूनिटी वर्क करता है. सेकेंड थिंग, जो होम्योपैथी है वो डिटॉक्सिफाई करते हैं. अभी काफी केसेस आई है कोरोना की, आज भी लोग कोरोना खत्म होने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम से पीड़ित है. उसका ये है कि जो टॉक्सिन कोरोना ने प्रोड्यूस किया था, वो वायरस ने जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया था, जो पॉइजन डाला है, उसके जो साइड इफेक्ट अभी भी आपके बॉडी में है, और उसको नलीफाई करने के लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से वो कारगर, क्योंकि वहां पे लिवर भी वर्क करता है जो अभी वीकन हो गया है ड्यू टू कोरोना पॉइजन, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होम्योपैथी काम करता है. इवन इट इज लाइक इट इज रिमूविंग पॉइजन. इट इज, हम इंजेक्शन नहीं देते हैं, हम कोई हार्श प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई करते, सिर्फ आपको पिल्स लेना है या तो पानी लेना है, एंड दैट इज वेरी इजी. थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग इज मच इफेक्टिव इन कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम. अगर इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीजेस रहते हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस रहता है, या तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस रहता है, या इस टाइप के इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज रहते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा है होम्योपैथी, जो अगेन मैं बोलूँ कि कोई साइड इफेक्ट न देते हुए वो अपना काम कर जाता है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है. मैंने 3-4 केसेस एड्स की भी की है, जिसमें आज भी वो लोग अच्छे खासे जीवित है और अच्छे खासे जिंदगी जी रहे हैं. यानी इम्यून सिस्टम पे जाके होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है. इवन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है. ब्लड डिसीजेस जो है, इसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करता है. अल्टीमेटली इट इज बूस्टिंग योर इम्यूनिटी. एंड जो भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस है, जैसे अभी डेंगू आ गया, दिस इज अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस, तो इसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है. अभी बिना मेडिसिन के आप डेंगू, कोई एलोपैथिक मेडिसिन के आप डेंगू ठीक कर सकते हो होम्योपैथिकली. बाकी भी ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे पहले फीवर आए और डेंगू एकदम अब भी पॉजिटिव आए तो आप थोड़ा सा रुकिए, 1 आध दिन रुकिए, एकदम घाई मत करिए.
और फिर आप क्या करना है उसके बाद में डिसाइड करिए, क्योंकि उस बच्चों का इम्यूनिटी वहां पे एक्ट होना चाहिए। अगर एक्शन आई है, डेंगू से एक्शन आई है, तो आपके बेटे ने उसको रिएक्शन भी देना चाहिए। वो कुछ रिएक्शन देने के बाद वो एकदम पीक पे जाता है या धीरे धीरे पीक पे जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो देख के आप सामने का क्या करना है वो डिसाइड करें। या तो आपको हेल्प लगे तो आप अपने जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं उस टाइम पे। नाउ इवन इट डिक्रीजेस, होम्योपैथी डिक्रीजेस द वायरल लोड, जो हमने कोरोना में किया है। सारे लोगों का इम्यूनिटी डाउन हो चुका था, वायरल लोड ज्यादा था, उस टाइम होम्योपैथिक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड दिस इज सुटेड फॉर ऑल ग्रुप्स, ऑल डिसीजेस एंड विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। तो आपको होम्योपैथी के लिए जाना चाहिए बच्चों के लिए। ये मेरा बहुत ही अंदर से कोर से रिक्वेस्ट रहता है कि जो बच्चे होम्योपैथी पे है उनको डायबिटीज या तो हार्ट प्रॉब्लम्स या तो बीपी या तो थायराइड नहीं आएगा, अगर आप बचपन से उनको होम्योपैथी पे रखे हो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ट्राई करिए। नाउ ये तो सारा हो गया फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में, मैंने बहुत सारा बोल दिया, थोड़ा मेंटल इम्यूनिटी के बारे में भी बोला है पहले। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूरा जितना भी लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, और हर लेक्चर में मेरा फोकस यही रहता है कि मेंटल इम्यूनिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इन्फेक्शियस आइडियाज आते हैं, माइंड पैरासाइट्स, एंड वी आर हमारा थिंकिंग जो है जो विशिएटेड हो जाता है, इसके वजह से आपका सारा चीज, सारा इम्यूनिटी धरा का धरा रहता है। तो आप बच्चों में भी उनका मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। उनको जो भी बोलना है आप बोलिए जरूर, लेकिन उसको टर्न करके बोलिए, ताकि उनका इम्यून सिस्टम आपके बोलने को कैसे कैच करता है और कैसे रिएक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक अभी कल या परसों में मैंने एक केस मेरे पास आई, मदर और बेटी थी। बेटी को 2 महीने से मेंसेस नहीं आ रही थी, राइट, 3 महीने से नहीं आ रही थी। एंड शी सेड कि मैम मैंने तो मेडिसिन लिया आपका, लेकिन आज तक के ऐसा नहीं हुआ। 1 महीना ऊपर जाती थी लेकिन 3 महीना तो कभी नहीं गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरा मेंसेस 3 महीना ऊपर गया। मेंसेस ऊपर जाना है ना, पीरियड्स ऊपर जाना है, कहीं पे हार्मोन डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड है। अगर मैंने हार्मोन अगर सोचा तो वो उनका इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अभी मैं सोचे जाऊं कि मेरे मेडिसिन से तो ऐसा होना नहीं है कि 1 महीना और एक्सटेंड होगा, आज तक के हुआ नहीं है। 3 महीना, 3 महीने इतना लॉन्ग पीरियड रहा नहीं है, पीरियड्स नहीं आया करके, तो मेरे मेडिसिन से तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं सोच रही हूँ उसको पूरा पूछ रही हूँ क्या हुआ तुमको, कोई मेंटल स्ट्रेस है, इधर से उधर से सारा कुछ पूछ लिया। लास्ट में मदर से पूछा, नहीं सब अच्छा था, बर्थडे था, ये सब अच्छा था, डेफिनेटली सब अच्छा चल रहा था, तो क्या था ऐसा कि उसका हार्मोन्स इतना डिस्टर्ब हुआ। सो मैंने थोड़ा और उस पर स्ट्रेस देने के बाद उसकी बहन ने बताया, उसकी बहन ने ये बताया कि कुछ दिन पहले इसकी जो फ्रेंड थी, इसकी फास्ट फ्रेंड, वो अचानक से इसको बिना बताए नागपुर से चली गई। एंड शी वाज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव थी, और उसने वो चीज उस रात रोई। तो रोने के बाद मम्मी बोलती है उसकी, लेकिन इतना छोटी सी चीज इसको अफेक्ट कैसे हो सकती है? मुझे आप बताइए, आप लोग कब रोते हैं? आप लोग कब रोते हैं? हंसने की चीज पे रोते हैं हम? नहीं। जो चीज दिल पे हर्ट करती है, जो चीज को आपको दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन आता है, जब आप बहुत ही अंदर से पानी पानी हो जाते हैं, उस टाइम पे आंखों से पानी आता है। डॉक्टर शिल्पा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एंड दिस इज द थिंग, जो लड़की अगर अपनी हेलो डॉक्टर शिल्पा, आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच में। हेलो डॉक्टर शिल्पा। या यू राइट, शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। अभी? हाँ हाँ। हेलो,
यस यस, आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। शायद मैंने, सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे एक एरन ब्रूनो का एक ये है कोड, यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर बॉडी एंड so if you treat your body very nicely, gym is always good, right? Now the thing we should follow, hello, हाँ, यस hello, यस यस डॉक्टर शिल्पा। so यही पिक निकाला है यहाँ से। यहाँ पे जो एडवाइस आप पेरेंट्स को करना चाहूंगी बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, वो ये एडवाइस ये पिक से निकल के आता है। स्टैंड टॉल एंड प्राउड, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी भी एकदम टॉल और प्राउड में रहेगी। गो आउट ऑन योर लिम, उन्होंने अपने पैरों पे ही चलना चाहिए, उनका इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगा। रिमेंबर योर रूट्स, जो भी हम उनको कल्चर दे रहे हैं, बहुत प्यार से उनको कल्चरल एक्टिविटीज दे रहे हैं, सब कल्चर सिखा रहे हैं कि आज मैगी नहीं खाना चाहिए, हमको आज ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। तो ये जो रूट्स है उसको कैसे अपने को हमारे पास रखना है, उसको लेके चलना है, ये भी उनका इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी कंटेंट विथ योर नेचुरल ब्यूटी। ये हम एज अ पेरेंट नाउ डेज आई एम सीइंग वेरी नाइसली कि सारे के सारे पेरेंट्स अपने बेटियों या बच्चों के पिंपल्स के लिए, मोटापे के लिए, बाल आने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में है। टेंशन में रहना चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। उनको ये आप कंटेनमेंट दिलाओ, उनके अंदर ये सेटिस्फैक्शन दिलाओ, जो भी है तुम्हारे अंदर उससे वो सारा चीज अच्छा है, वो आप उसी को लेके आगे बढ़िए। और अगर वो ऐसा बढ़ते तो उनका नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड एंजॉय द व्यू, वॉट एवर दे आर सीइंग दे शुड एंजॉय। हर चीज जो वहां पे मिल रही है, जो इस टाइम पे इस मोमेंट पे उन पे मिल रही है, वो एंजॉय करनी चाहिए, एंड दैट अगेन कंट्रीब्यूट देयर इम्यूनिटी। एंड द लास्ट limitation is your present circumstances don't determine where you can go, they merely determine where you start. Now हम यहाँ पे हैं, आपको सबको मालूम है, हमारे पास अभी वो चीज रहा नहीं है कि मैं भी अभी वो स्पैन से निकल चुकी हूँ कि जहाँ पे हमने बच्चों को बर्थ देना, वहां से पूरा गर्भ संस्कार वगैरह करना, वो नहीं है अभी। तो जहाँ हम हैं, यहाँ से हम आगे, यहाँ से स्टार्ट करके अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एंड वी नीड टू गो फॉर इट, वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर इट, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द लास्ट मैसेज। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी थी, बट टाइम इज नॉट देयर, सो टाइम इज नॉट अलाउइंग, सो विल कंटिन्यू समडे, बाद में कभी कंटिन्यू करेंगे। और एक ही चीज मेरे को बहुत दिनों से मैंने डॉक्टर रानी जी से भी बात की थी इस बारे में, कि एक ही थोड़ा मेरे को एक मैसेज देना है कि जो कोरोना 2 साल से मैं देख रही हूँ, जो कोरोना चल रहा था, मेरे को एक ही चीज बताना है, उस चीज से, उस वायरस से या ट्रांसमिशन से आप डरिए मत, बिल्कुल ही बिना डरे। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक टुच्चा वायरस आपको कुछ सकता, तो वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि पर्सनली एज अ डॉक्टर मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंटल एंजाइटी, फियर और इन चीजों के वजह से हर किसी को डाउन होते हुए देखा है। तो ये मेरे को बहुत ही बुरा लगता है कि मैं वहां पे उनको बचा नहीं पाई, सिर्फ एक रीजन की वजह से, मैं उनका फियर काबू नहीं कर पाई। एंड दैट वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर डॉक्टर्स कि हम वहां पे उनको हेल्प नहीं कर पाए। और दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे किसी का भी कोई संबंध नहीं है दूसरे डॉक्टर्स का या तो कोई वैक्सीनेशन। Nowadays you are taking vaccination for immunization, immune system को बढ़ाने के लिए against corona. So be alert, आप बहुत इंटेलेक्चुअली जाइए, उसके तह तक जाइए, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। तो उस वैक्सीनेशन को लेने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे देख लीजिए, एंड देन आफ्टर यू टेक वैक्सीनेशन। क्योंकि समवॉट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही बता रही हूँ, पर्सनल माइंडसेट बता रही हूँ कि मैंने साइड इफेक्ट्स भी वैक्सीनेशन के देखे हैं।
ऐसा नहीं हर किसी में आया है, इसमें भी इम्यूनिटी काफी कुछ अच्छा रोल प्ले कर चुका है। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं आया है, और जिनका नहीं है उनको बहुत कुछ आया है, जो हम अभी भी ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत हजार्डस है वो, उसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल जा रहा है। सो मैं ये बोलूंगी कि आपको वैक्सीनेशन को इतना ढीले से नहीं लेना चाहिए, आप थोड़ा अच्छे से लीजिए उसको, सोचिए और बाद में ही लीजिए। ये इस चीज में तो नहीं आ रहा था, मैंने एक्स्ट्रा, और इस प्लेटफॉर्म में शायद से नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैंने बताया। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Shilpa, for this soulful session. Indeed, the way you have appealed to parents about how to take care of immunity, बहुत सारे types of immunities, and how we should help strengthen the immunity instead of making children depend on our measures. मतलब हम कुछ करेंगे तभी वो बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये डिपेंडेंस हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। लेट देम डेवलप देयर इम्यूनिटी with of course some measures which will not give them any sufferings, लेकिन शुरू में ही हम उन्हें इतना मनोबल दें, इतनी ताकत दें, और इस तरह से हम उनको मेंटली भी अपने वर्ड से भी डील करें कि उन्हें इन इन्फेक्शन से वो स्ट्रांग बने, ना कि डिपेंडेबल बने। So we have to help them create a natural immunity of their own, जिसके कारण वो, जिसकी हेल्प से वो अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत ही अच्छी से बेहतरीन तरीके से एनवायरनमेंट के साथ में दे कैन फाइट with any given circumstances, any given environment, any number of virus और bacteria. वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। They may challenge them, but वो उसको उनका बहुत ज़्यादा कुछ भी वो तकलीफ में आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। Thanks again, Dr. Shilpa, for taking out your valuable time to enlighten us. यहाँ पर तेजस्वी के प्लेटफॉर्म पर आकर आपने हम लोगों के बिल्कुल सभी पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे से ये सब चीजें समझाई है, सिंपल वे में समझाई है। एंड आई पर्सनली लव द एग्जाम्पल ऑफ ट्री। मैं चाहूंगी कि ये ट्री वाला एग्जाम्पल हम अपने रूम में और बच्चों के डेस्क के पास में अपने हाथों से लिखकर आप इसे बताइए, इसे लिखकर आप रखिए एंड रीड इट डेली। तो आपको इससे काफी, मुझे लगता है, यू विल